अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं या फिर मैं स्कूल में जाऊं। तो काफ़ी बार सेल्फ डाउट भी होता है कि क्या ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा मेरे से। 2 साल मैंने मेहनत तो कर दी, बट जैसे ही नीट की घड़ी पास आई मैं घबरा गया। अब जब हम एग्ज़ाम में बैठ गए हैं तो हमारे सामने अगर क्वेश्चंस आते हैं और हमसे लगातार जैसे 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, और इस जर्नी के अंदर मैंने कुछ गलतियां भी की, और ये 4 टिप्स आपके तभी काम आएगी जब आप इस लास्ट गोल्डन टिप को अपनाते हैं, और वो है हाय गाइस, हेयर फ्रांसिस सिंगला, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी नीट की जर्नी के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा दैट विल ईज योर पाथ टुवर्ड्स नीट एंड बिकमिंग अ डॉक्टर। वैसे तो मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन जैसे ही मैंने +1 क्लास में एंट्री ली, मैंने मेडिकल फील्ड ज्वाइन किया एंड आई डिसाइडेड टू डिवोट माई 2 years सिंसियरली फॉर द नीट एग्जाम। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं या फिर मैं स्कूल में जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द बोथ। मैंने वीकडेज के अंदर स्कूल के अंदर क्लासेस लगाई एंड फॉर द वीकेंड्स आई वेंट टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब मुझे इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम मिल रहा था या नहीं भी मिल रहा था कभी कभार। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने स्कूल के अंदर जो लेक्चर्स होंगे उनको, अगर वो मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, अगर मुझे लगता है कि वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो आई डिसाइडेड टू स्किप दोज लेक्चर्स एंड डिवोट माई टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी। और यही सिलसिला मेरा 6 से 7 महीने तक चलता रहा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी सेल्फ स्टडी को कुछ ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो इसलिए मैंने स्कूल जाना थोड़ा कम किया और मेनली सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान देने लगा। मैं ऑन एन एवरेज अराउंड 8 to 10 आवर्स डेली के सेल्फ स्टडी को देता था। अब कुछ बच्चों को तो लगता है कि वो एट अ स्ट्रेच दे सकते हैं, बट मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए मैं 2 to 3 आवर्स के स्लॉट्स बना लेता था और उन स्लॉट्स के अंदर स्टडी करता था, और साथ में सब्जेक्ट्स को रोटेट करके स्टडी करता था, जिससे इंटरेस्ट भी बना रहे और सिलेबस भी कवर होता रहे। कुछ बच्चों का ये भी डाउट आता है कि सुबह उठकर पढ़ना बेनिफिशियल है या रात को लेट तक पढ़े हम। तो जैसा आप कंफर्टेबल हो, जैसा आपकी बॉडी को सूट करता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, यू कैन गो विद दैट। आप अगर रात को, अगर आपकी इच्छा है कि आप लेट तक पढ़ना चाहते हो, तो आप रात को लेट तक पढ़िए, सुबह आराम से उठिए, कोई कंपलसेशन नहीं होती है इसके लिए। और मुझे लगता है कि मोस्टली मेडिकल के स्टूडेंट्स को फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, और उन्हीं सब में मैं भी था। मुझे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत फिजिक्स में ही आती थी, एंड आई डिसाइडेड टू टैकल दिस प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर एमसीक्यूज, प्रैक्टिस as much as physics that I could, that improved my physics and I secured very well marks in the NEET exam। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स को देखें, तो फिजिक्स के लिए लेक्चर अटेंड करना और उसके नोट्स बनाना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। फिजिक्स के अंदर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, आप लेक्चर अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए एंड revise those notes and solve the as much as questions as you can. For chemistry, go with the NCERT and do questions as well. And for biology, a lot of students go with different books. Just stick to the NCERT and that's enough. और कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर से आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस बाहर से आए हो, तो उसको आप एक पेज पर राइट कीजिए और उसको आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर स्टिक कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको उतना ही टाइम मिलेगा कि आप वो नोट्स रिवाइज कर पाएँ और जो पेज है और जो एनसीईआरटी है बस वो रिवाइज कर पाएँ। और इस जर्नी के अंदर मैंने कुछ गलतियाँ भी की। मैं अगर यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर लगाता था या कोई भी लेक्चर देखता था मैं, तो बस मैं उस लेक्चर को देख लेता था, उसको रिवाइज नहीं करता था, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे याद हो जाएगा या मुझे याद हो गया, बट दैट डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन आवर मेमोरी। जब मैं बाद में उसके देखा तो मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लेक्चर लगाऊंगा और उसी दिन उस लेक्चर के नोट्स को मैं पढ़ूंगा। और 11th के स्टार्टिंग से ही मैंने टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए। उन टेस्ट से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लगे कि आपके एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जब भी मैं कुछ बुक रीड करता, अगर जैसे मैं कोई एनसीईआरटी रीड करता, तो मुझे पता लग जाता था कि इस लाइन से क्वेश्चन आने हैं, और द वे ऑफ क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा वो भी मुझे पता लग जाता था। तो उससे हमारा पाथ क्लियर रहता है कि किस वे पर हमें जाना है। और सिर्फ टेस्ट देना ही ज़रूरी नहीं है, आने के बाद उसको टेस्ट को इवेल्युएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आप उस टेस्ट को, जो आपने गलतियाँ की है उसको आप देखिए, इवेल्युएट कीजिए, उसको एक पेपर पे जॉट डाउन कर लीजिए, तो आपके पास उस टेस्ट का क्रक्स आ गया कि उस पेपर पे। अब आप उस पेपर को रीड कीजिए एंड दैट्स ऑल। वरना अगर आप टेस्ट को इवेल्युएट नहीं करोगे तो आपके जो
3 घंटे की टेस्ट से पहले जितना आता था आपको, उतना ही आपको टेस्ट के बाद आता है। तो आपको उस टेस्ट से कुछ बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 2 साल की जर्नी काफ़ी लंबी है और डिफ़िकल्ट भी है। तो काफ़ी बार सेल्फ डाउट भी होता है कि क्या ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा मेरे से, और बाकी लोग भी हम पे डाउट करते हैं, और कि जो मैं मटेरियल पढ़ रहा हूँ, जो मैं कोचिंग ले रहा हूँ, वो क्या इनफ है, क्या मैं इनफ टाइम डिवोट कर रहा हूँ अपनी स्टडीज़। तो ये चीज़ें सभी के साथ होती है और ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी। तो हम इस चीज़ को ऐसे टैकल कर सकते हैं कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और हम हमारी स्टडीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहें और सिंसियर रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम इस एग्ज़ाम को ईजीली क्रैक कर सकते हैं एंड विद फर्स्ट अटैम्प्ट। 11th के स्टार्टिंग में ही मुझे ये डाउट आ रहा था कि मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, और ये शायद हर एक बच्चे का डाउट होगा कि वो एलएन ज्वाइन करे, आकाश ज्वाइन करे, फिजिक्स वाला ज्वाइन करे। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, दैट डजंट मैटर। 90% कंट्रीब्यूशन बच्चे का होता है और ओनली अराउंड 10% कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट का होता है। ना ही तो आकाश कंप्लीट सिलेक्शन देता है और ना ही एलएन। और सिलेक्शन हर एक इंस्टीट्यूट से होता है और सिलेक्शन वहाँ से भी होते हैं जो इंस्टीट्यूट बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे। जैसे मैंने कॉलेज में एंटर लिया तो मैंने देखा कि मेरे कुछ ऐसे बैचमेट्स भी थे जो विदाउट कोचिंग गवर्नमेंट स्कूल से होकर भी नीट क्लियर कर कर आए थे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस 2 साल की जर्नी के अंदर कभी फैमिली फंक्शन आ जाते हैं या कभी कोई आप बीमार हो जाते हो, कुछ भी हो जाते हो, तो उससे आपकी अगर स्टडी से लिंक टूट जाता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 2 घंटे पूरे दिन के अंदर ज़रूर निकालो, क्योंकि अगर आपने एक बार लिंक तोड़ दिया 3-4 दिन, तो उसके बाद कमबैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और फिर से उस पेस के ऊपर और उस कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब 2 साल मैंने मेहनत तो कर ली, बट जैसे ही नीट की घड़ी पास आई मैं घबरा गया। नीट से पिछले दिन मैं काफ़ी डरा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। फिर मेरी फैमिली ने और मेरे भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया और मोटिवेट किया और समझाया कि अगर तुमने 2 साल मेहनत की है तो पक्का तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। फिर मेरे में कॉन्फिडेंस आया और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठा कि अब तो सिलेक्शन लेकर ही जाना है यहाँ से। मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पर ही घबरा जाते हैं, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि आपका एग्ज़ाम वाले दिन कॉन्फिडेंस रखना खुद पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इजी आएंगे, क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपने पूरे 2 साल पढ़े हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। अब जब हम एग्ज़ाम में बैठ गए हैं तो हमारे सामने अगर क्वेश्चंस आते हैं और हमसे लगातार जैसे 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं, तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है। अगर वो पेपर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए है, ईजी है तो सभी के लिए है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं उन किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहे, और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपने 2 साल सिंसियरली मेहनत की होगी। अगर आपने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है तो आप भी इंस्पायर नेशन के मेंबर बन सकते हैं। तो आज ही हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट कीजिए। आओ सब मिलकर चलते हैं इंस्पायर नेशन। नीट के 1 महीने पहले मॉक टेस्ट में मेरे कंसिस्टेंटली 2-3 मॉक टेस्ट में काफ़ी कम मार्क्स आए, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गया और मेरे पेरेंट्स को भी डाउट होने लगा। तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम को इवेल्युएट किया और देखा कि मेरी फिज़िक्स के अंदर ही कंसिस्टेंटली कम मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने मेरी फैकल्टी से हेल्प ली और डिसाइड किया कि नेक्स्ट का 1 मंथ मेनली फिजिक्स को डिवोट करने के लिए। तो उससे मेरे नीट के अंदर मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए फिजिक्स में। अब मैं आपको ऐसी 4 टिप्स बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने अपना ली तो आपका नीट का एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। फर्स्ट वन इज एनसीईआरटी। रीड एज मच एनसीईआरटी एज यू कैन। नेक्स्ट वन, कंसाइज एंड रिवाइज। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो आप उसको इवेल्युएट करो, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो एंड रिवाइज दैट एज मच एज यू कैन। थर्ड वन इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्योंकि क्वेश्चन हर साल सेम ही आते हैं और सेम टॉपिक्स पर भी आते हैं। चाहे कोई कंडक्टिंग बॉडी का नाम चेंज हो जाए, चाहे एग्जाम का नाम चेंज हो जाए, नीट, एआईपीएमटी, नेक्स्ट, एनीथिंग, क्वेश्चंस हमेशा उन्हीं टॉपिक से आते रहे हैं और हमेशा उन्हीं टॉपिक से आते भी रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम वो टॉपिक्स को अच्छे से टैकल करें। फोर्थ टिप इज कंसिस्टेंट 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 एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर स्टडीज। और ये 4 टिप्स आपके तभी काम आएगी जब आप इस लास्ट गोल्डन टिप को अपनाते हैं, और स्मार्टफोन से दूर रहना।
आप 2 साल के लिए एटलीस्ट सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ रहिए, बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास इनफ टाइम है आप एंजॉय करने का। सोशल मीडिया को जितना मर्जी चाहे आप उतना यूज़ कर सकते हैं। और मैं अब इंस्पायर नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और अपने जूनियर्स की हेल्प करने का मौका दिया। अगर आपने भी अपनी लाइफ में अपनी मेहनत के दम पर कुछ अचीव किया है और अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंस्पायर नेशन का मेंबर बन सकते हैं। अगर आपने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है तो आप भी इंस्पायर नेशन के मेंबर बन सकते हैं। तो आज ही हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट कीजिए। आओ सब मिलकर चलते हैं इंस्पायर नेशन।